लास्ट क्लास में पी ब्लॉक 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद पी ब्लॉक 2। पी ब्लॉक 2 हमारा क्लास 12th में है चैप्टर, ग्रुप 14 टू 18। ओके, तो पी ब्लॉक 2 में पहले बात कर लेते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली की। सो वी हैव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, antimony and bismuth. These are known as, this entire group is known as nicogens. These are known as nicogens, ठीक है। जो भी ग्रुप 14 में हमारे एलिमेंट्स, 13 14, इट इज 15, ग्रुप 15, ठीक है। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या होगा, वी हैव नोबल गैस NH2 NP3, तो वी हैव हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले हम देख सकते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके, सेकेंड इज आयोनाइजेशन एनर्जी, IE1। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बड़ा होता है तो आयोनाइजेशन इजीली हो जाता है, ठीक है। साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन आसानी से नहीं होगा। तो IE1 जो है आपका अगेन साइज का ही ट्रेंड फॉलो करता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, रिवर्स होगा इसका, आयनाइजेशन सबसे ज्यादा, देन इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। अगेन देयर आर नो एक्सेप्शंस इन इट। थर्ड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होना शुरू होगी। पहले जो दो एलिमेंट्स आपके हैं दे आर नॉन मेटल, इनका नॉन मेटेलिक बिहेवियर है, और नीचे जाते जाते मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक बिहेवियर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बिस्मथ जो है वो पूरी पूरी तरह से मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंड दीज टू आर शो प्रॉपर्टी इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटेलिक नेचर विल डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑब्वियसली मेटल से कम होती है, तो इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड बिस्मथ आर ऑलमोस्ट इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर
We have already discussed increases down the group. Increases down the group. So starting from non-metal, we end up with a metal. ठीक है. ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन. कैटिनेशन हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. कैटिनेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट खुद से ही सेम एलिमेंट से बॉन्ड बना सकता है, फॉर एग्जांपल कार्बन 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 लंबी चेन बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन. अब कैटिनेशन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, इस ग्रुप में भी. सबसे ज़्यादा कैटिनेशन जो शो करेगा दैट विल बी फॉस्फोरस, देन वी हैव नाइट्रोजन, then we have arsenic. So it will keep on decreasing then. ठीक है. तो phosphorus shows more catenation than nitrogen. So सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कैटिनेशन का? कार्बन. So this is what we know as catenation. ठीक है. फॉर्मिंग लॉन्ग चेन विद इटसेल्फ. अब यहाँ पे नाइट्रोजन भाई ये पीछे कैसे रह गया? नाइट्रोजन जो है, जैसे कार्बन वाले ग्रुप में देखेंगे तो कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है, देन सिलिकॉन. ठीक है. लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन पीछे है, फॉस्फोरस आ गया. रीजन क्या है? रीजन इज बॉन्ड स्ट्रेंथ. नाइट्रोजन का जो साइज है वो काफी छोटा है. बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जो आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है वो वीकर होता है फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड से. क्यों वीक होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर लोन पेयर नाइट्रोजन के पास भी है, फॉस्फोरस के पास भी है. ठीक है. ये यहाँ पर लोन पेयर है. अब यहाँ क्योंकि साइज छोटा है नाइट्रोजन का साइज छोटा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो दे विल हैव ए लॉट ऑफ रिपल्शन. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा? वी हैव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वेरी हाई. वाई? ड्यू टू स्मॉल साइज. ड्यू टू स्मॉल साइज. अब फॉस्फोरस का साइज बड़ा है तो उतना रिपल्शन यहाँ पर फील नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स को. तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के. ठीक है. यूजुअली आपको देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड बना देता है आपस में. यू कैन फाइंड आउट दिस N2 टाइप कंपाउंड. ठीक है. नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं. लेकिन सरप्राइजिंगली आपको ये जो चीज़ है फॉस्फोरस में देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है. अगर आप देखें पी ट्रिपल बॉन्ड पी, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा. इट विल नॉट फॉर्म. ठीक है. तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ इजिली नहीं बनता, पाई बॉन्ड्स बन नहीं पाते. पर N2 में क्योंकि साइज छोटा है तो ओवरलैप काफ़ी इफेक्टिव होता है, तो इजिली बन सकते हैं पाई बॉन्ड्स दो. नाउ नाइट्रोजन में कैटिनेशन कैसे हो रहा है? फॉस्फोरस का एग्जांपल हम देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस करेंगे. नाइट्रोजन में देखिए थोड़ा बहुत कैटिनेशन होता है. फॉर एग्जांपल कैटिनेशन का एग्जांपल यहाँ क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजोइक एसिड देख लीजिए, 3 एटम तक कैटिनेशन हो रहा है. यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कैटिनेशन. ठीक है. कैटिनेशन अप टू 3 एटम्स. 3 एटम तक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है. इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं.
ये नोट कर लिया है क्या सबने? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now let's talk about melting point and melting point and boiling point. यहाँ मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं केल्विन में. Let's say this is atomic number. So we have nitrogen here. नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा. देन नाइट्रोजन के बाद मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. देन यू हैव फॉस्फोरस. आर्सेनिक. then it will decrease. अभी देखो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ऑब्वियसली ग्राफ. वी जस्ट वांट टू सी द ट्रेंड. ये स्लोप कैन चेंज. तो दीज आर नॉट एग्जैक्ट ग्राफ. जस्ट टू शो यू द ट्रेंड कि ट्रेंड कैसा होगा. तो फर्स्ट इट विल इंक्रीज देन इट विल डिक्रीज. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें विद एटॉमिक नंबर, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है. वी हैव नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, then arsenic, and then we have then it will slightly decrease. Let me show it more properly. ये इससे ज़्यादा ही रहेगा यहाँ पर. ठीक है. यहाँ पे भी this is going to be more than this. फॉस्फोरस से ज़्यादा होगा. ठीक है. तो these are the melting point and boiling point trend. तो first it increases then it decreases. यहाँ पे melting point आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा होगा. एंटीमनी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. Now let's talk about chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की.
जो आपकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट कैन बी -3 +3 डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ये यूजुअल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, दीज आर -3 +3 +5, यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर -3 +3 +5। ठीक है, यहाँ से अगर हम जाएंगे तो +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है। टेंडेंसी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होती है? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ भी काम कर रहा होगा। नाइट्रोजन +5 शो कर सकता है, लेकिन बिस्मथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे, तो यहाँ पर +5 स्टेट शो करना इसके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, यहाँ पर एक कंपाउंड जो +5 शो करता है, दैट इज बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। ठीक है, इट इज ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड, only well characterized +5 oxidation state compound of bismuth। ठीक है, इसके अलावा बिस्मथ में +5 बड़े मुश्किल से कोई एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे +3 की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। +3 इज मोर स्टेबल, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। +3 की जो स्टेबिलिटी है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, नाइट्रोजन जो टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सो नाइट्रोजन की जो टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या शो कर सकता है? इट कैन शो -3 +3 +5। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन ऑल्सो शो +1 +2 एंड +4 समटाइम्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज अटैच्ड, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो सकती है नाइट्रोजन की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 +2 +5, ये टिपिकली ऑक्सीजन के चार्ट्स शो होती हैं। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फॉर्म्ड यूजुअली विद ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सी एसिड में देखेंगे आप HNO3 +5 में, NO2 N2O4 ऑक्साइड्स में, NO ऑक्साइड में। ठीक है, तो जो आपकी पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है ज्यादातर वो ऑक्सीजन के साथ ही फॉर्म होती है। अब नाइट्रोजन के केस में, in case of nitrogen, all oxidation state from +1 to +4 tends to disproportionate। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ काफी ज्यादा होती है। डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिड में डालेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, एक काफी सिंपल एग्जांपल, वेल स्टडीड एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आप HNO2 का। HNO2 क्या है? HNO2 इज ए एसिड, नाइट्रस एसिड। ठीक है,
nitrous acid will disproportionate into HNO3, H2O and NO. बैलेंस करेंगे इसको तो वी कैन पुट 3 हियर. ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि +1 और +1 से लेके +4 तक यूजुअली डिस्प्रोपोर्शनेट करती हैं एसिडिक मीडियम में. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर टिपिकली फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन. यहाँ पे आपको हेलोजन वाले कंपाउंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं दिखेंगे. फॉर एग्जांपल ये आपको नहीं दिखेगा कि भाई ये ऐसा कुछ बन गया NCl5 टाइप का कोई कंपाउंड बन गया. ठीक है. दैट विल नॉट फॉर्म. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है. डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स. ठीक है. तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ ही शो करता है +5 टाइप की स्टेट्स, हैलाइड्स के साथ नहीं करता. सिमिलरली नाइट्रोजन के जैसे ही फॉस्फोरस में, अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो नियरली ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम भी लिखने की जरूरत नहीं है. नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो भी बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट. किसके इंटरमीडिएट? तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स disproportionate into +5 and ±3 oxidation state in both alkali and acid. इसका एग्जांपल आगे जाके हम देखेंगे जब फॉस्फीन की NaOH से आपने रिएक्शन पढ़ी होगी. ठीक है. तो वहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है NaOH के साथ. तो फॉस्फोरस में भी यही है कि +5 और -3 के बीच में जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इजीली डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है +5 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इसको एक बार लिख लेते हैं.
ये क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है। Now let's talk about allotropes of phosphorus. फॉस्फोरस के तीन एलोट्रोप्स आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं। वन इज वाइट, समटाइम्स इट अपीयर्स एज येलो। तो वाइट और येलो फॉस्फोरस, और यू कैन हैव रेड फॉस्फोरस, और यू कैन हैव ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, तो टिपिकली तीन हमें देखने को मिलते हैं एलोट्रोप्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पहला वाइट और येलो फॉस्फोरस, यूजुअली इसको वाइट ही बोलते हैं, वाइट और येलो फॉस्फोरस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर आपका होता है P4 यूनिट, यू हैव P4 यूनिट्स। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल होगा P4, तो वी हैव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर होगा इसका। यहाँ पर ये तीन बॉन्ड बन गए, देन ये आपस में भी बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये इमेजिन करिए कि ये पिरामिड का बेस है और ये तीन ट्रायंगल है, तो इट हैज पिरामिडल और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, we have a lone pair here also. एंगल यहाँ पे आपका 60 डिग्री होगा, इट इज अराउंड 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये P4 जो मॉलिक्यूल है, ये आपने बड़े कंस्ट्रेंट ज्योमेट्री में इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल, यहाँ स्ट्रेन बहुत ज़्यादा, वरिंग स्ट्रेन इसका, तो इट्स वेरी स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो बॉन्ड पेयर्स में होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, सो इट्स एक्सट्रीमली रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, so it is extremely reactive due to this ring strain। ठीक है, यहाँ पे कोई बता सकता है नंबर ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं हमें? एक बार चेक करिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ Six. Six. 6? Six. ओके, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। कई बार लोग इसमें भी गलती कर देते जल्दी जल्दी में, P4 तो 4 या 5 कुछ मार्क कर देंगे, 6 नहीं करते लोग। ठीक है, तो वी हैव 6 बॉन्ड्स। ठीक है, 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। नाउ इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है। फर्स्ट इज इट इज पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस नेचर का होता है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो इसलिए जब भी आप इसको बाहर रखेंगे तो बाहर रखने से क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इजीली ये रिएक्ट कर लेता है, तो फायर कैच कर लेगा, जल जाएगा। तो इसलिए इसको स्टोर करने के लिए आप वाटर में रख सकते हैं। ठीक है, या फिर बेटर है कोई कोई नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट ले लो, कार्बन डाइसल्फाइड टाइप का, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं, या कैरोसिन में स्टोर कर सकते हैं, दैट विल बी इवन बेटर। ठीक है,
तो कोई भी नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट में इसको स्टोर कर सकते हैं हम लोग. सो इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो. Its ignition temperature is very low and thus catches fire easily. So it's kept under water. पानी के अंदर रखते हैं इसको, पानी से रिएक्ट नहीं करेगा unless you add something else. ठीक है. Insoluble in water, पानी में डिजोल्व नहीं होगा. बट कार्बन डाइसल्फाइड अगर हम ले लें तो सॉल्युबल हो जाएगा. बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, वो लाइक डिजोल्व लाइक वाली कहानी आ गई. ठीक है. नॉन पोलर डिजोल्व हो जाएगा. वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल तो डिजोल्व नहीं होगा. रिएक्शन इसकी एक देख सकते हैं. P4 NaOH से रिएक्शन करता है. You will get NaHPO2 plus PH3. ये HPO2 है. Let me draw the structure. We have OH, hydrogen and hydrogen. One hydrogen is removed, so it should be H2PO2. ठीक है. Okay. So we can have disproportionation reaction. ये देखिए यहाँ पर disproportionation हो रहा है. Oxidation state 0, it is -3. यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो फॉस्फोरस +1 +3 -4, तो इट इज +1. ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी यहाँ पे? +1. +1. ओके, तो यही वाली तो होगी. माइनस माइनस एंड -2 +3 +1 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. When kept in dark, फॉस्फोरस की ये प्रॉपर्टी है. When kept in dark, it glows. ठीक है. यहाँ से लाइट निकलने लगेगी, ग्लो करता है डार्क में. क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा होगा, और ऑक्सीजन से रिएक्शन के कारण जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इंस्टीड ऑफ हीट लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है. ठीक है. सो दिस इज नोन एज फॉस्फोरेसेंस. दिस इज known as phosphorescence. Due to combustion, energy is released
as light instead of heat। तो लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो ग्लो कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होती है, तो P4O2 से रिएक्ट करके ये बना लेता है P2O5, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। P2O5 जनरली आपका डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज P4O10, ठीक है। तो P2O5 का स्ट्रक्चर हम कभी नहीं बनाते, इट इज P4O10। लिखने को हम लिख देते हैं P2O5, बट इट एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म P4O10, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो। ये नोट कर लिया सबने?
Yes, sir. Second is red phosphorus. रेड फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ लाइक वाइट फॉस्फोरस टाइप का ही होता है। बस ऐसा इमेजिन करिए कि यहाँ पर जो सिंगल यूनिट है P4 की, काफी सारे P4 की यूनिट लेके उनको आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है? तो दैट स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो चेन स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है? अब आपको यहाँ पर फॉस्फोरस यूनिट्स को ज्वाइन करना है। तो पहले जो ये बॉन्ड अब बना रहे थे, ये अब दूसरे फॉस्फोरस यूनिट के साथ बन रहा होगा, तो बीच वाला बॉन्ड नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इट विल फॉर्म ए लीनियर चेन स्ट्रक्चर, ठीक है? अब क्योंकि ये हाईली पॉलीमराइज्ड है तो लेस रिएक्टिव होगा, P4 जितना रिएक्टिव नहीं होगा व्हाइट फॉस्फोरस जितना, ठीक है? ड्यू टू हाईली पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर, it is less reactive than white phosphorus, less reactive than white phosphorus, ठीक है? अब यहाँ पे P4 और इसमें अगर डिफरेंस देखें तो P4 was poisonous, this is not poisonous in nature, इग्निशन टेम्परेचर इसका काफी ज्यादा होगा, ignition temperature is very high, so it does not catches fire, does not catch fire easily burn नहीं होता। P4 was insoluble in water, सेम ये भी है insoluble in water, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वाटर में तो इंसॉल्युबल है ही, एज वेल एज CH2, कार्बन डाइसल्फाइड में भी ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की वजह से। इट डज नॉट रिएक्ट विद अल्कली और एसिड, यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। डज नॉट ग्लो इन डार्क, ठीक है? ऑक्सीजन के साथ सेम ही टाइप की रिएक्शन है, रेड फॉस्फोरस प्लस O2 P2O5, और P2O5 को ही अगर हम एक्चुअल में देखें तो इट इज P4O10, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली जो थर्ड एलोट्रॉप है दैट इज ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर है रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है,
ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप से इट विल कीप ऑन कंटिन्यू। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन यू हैव रेड फॉस्फोरस, एंड देन यू हैव हाईली अनस्टेबल व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, ब्लैक फॉस्फोरस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। बनाने का तरीका क्या है, तो रेड फॉस्फोरस को हीट कर दो आप 803 केल्विन, टेम्परेचर इज नॉट इम्पोर्टेंट, 803 केल्विन सील्ड ट्यूब के अंदर। तो यू विल गेट अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, सिमिलरली बीटा फॉर्म अगर बनाना है हमें, तो बीटा फॉर्म में क्या होगा, वी कैन टेक व्हाइट फॉस्फोरस, 473 केल्विन हाई प्रेशर, यू विल गेट बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, तो दो फॉर्म होती है ब्लैक फॉस्फोरस में, अल्फा एंड बीटा। सो दीज आर ऑल एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। इसमें आपको स्ट्रक्चर ये दो जरूर याद होने चाहिए, P4 एंड दिस पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नहीं भी याद हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पता होना चाहिए, अल्फा बीटा फॉर्म पता होना चाहिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ये हो गया क्या? ये लिख लिया है सबने? Yes, sir. ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में पहला हम देखते हैं हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के साथ क्या कंपाउंड बन रहा है? तो हाइड्राइड्स में नाइट्रोजन हैज NH3, phosphorus PH3, नेमिंग आप लोग जानते हैं इसका, अमोनिया है नाम, दिस इज फॉस्फीन, दिस वन इज आर्सीन, दिस वन इज टिलबीन, and this one is bismuthine. ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। अमोनिया सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन PH3, रिड्यूसिंग नेचर की अगर हम बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन है तो सम ऑफ देम माइट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। अभी ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर दिखाना है तो वी नीड H माइनस और फ्री हाइड्रोजन टाइप ऑफ थिंग्स। अगर ये डिकम्पोज न्यूआ रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट शो रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, तो H माइनस या H2 कौन दे सकता है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर होगा, जो कि NH3 बिल्कुल भी नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू डिकम्पोज इनटू H माइनस। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी रिड्यूसिंग नेचर उतना ही खराब होगा। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर एकदम अपोजिट हो जाएगा। रिड्यूसिंग नेचर अगर हम देखें तो अमोनिया सबसे कम, ये मेटेलिक हाइड्राइड है तो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग नेचर की होगी। बेसिक नेचर, हाउ दीज हाइड्राइड्स आर गोइंग टू शो बेसिक नेचर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लुईस बेस की। सबके पास लोन पेयर है, लोन पेयर कौन इजीली दे पाएगा, वो ज़्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। तो ऑल ऑफ दीज हैव लोन पेयर्स, NH3, फॉस्फोरस के पास भी यहाँ लोन पेयर है। ठीक है, बाकी सबके पास भी वही है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर की जो डेंसिटी है वो किसके पास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का साइज क्योंकि बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, तो बेस्ट जो बेसिक नेचर होगा वो अमोनिया का होगा, देन इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना डिफ्यूज्ड है कि डोनेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वी हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी, और लेट्स कॉल इट लोन पेयर डेंसिटी, क्योंकि लोन पेयर है तो स्पेसिफिकली लोन पेयर डेंसिटी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, रिड्यूसिंग नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बेसिक नेचर मतलब लोन पेयर डोनेशन, जिसका साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगी तो डोनेशन ईजिली हो सकता है। साइज बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज्ड है तो ईजिली रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉन्ड एंगल।
बॉन्ड एंगल में क्या होगा? NH3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट हैज ए पिरामिडल शेप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंगल 109 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर है तो ऑब्वियसली 109 नहीं हो पाएगा, 109 से कुछ कम होगा, 109.5 डिग्री से कुछ कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है NH3 के लिए सबसे ज्यादा है, here angle is 106.7, वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। ट्रेंड आपको याद रखना है 92.5 डिग्री, 91.5 डिग्री, 91.3 degrees, and this one is perfectly 90 degree. तो NH3 में हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं sp3। पर ध्यान से देखिए आप, ये जो NH3 के बाद वाली जितनी भी हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, सब में एंगल कौन सा है? ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एंगल 109 आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के इतना क्लोज है, इसका मतलब क्या है? अब कहते हैं ऐसा लोग कि इसका मतलब है कि भाई जो आपका p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल कैसा होगा कि मान लीजिए ये लेट्स से दिस इज pz और px, लेट्स से ये py है। आपको पता है p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स कॉल इट pz, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एंगल क्या है? ऑलमोस्ट 90 डिग्री। यहाँ पे तो परफेक्टली 90 है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 है। तो लॉन पेयर रिपल्शन की वजह से थोड़ा बहुत डेविएट कर रहा है, बट इट इज वेरी क्लोज टू 90। तो इसमें लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई ये 90 क्यों है और यहाँ पे 106 क्यों आ रहा है? तो इसका रीजन ये है कि NH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो 109 से 109 होना चाहिए था, पर लोन पेयर रिपल्शन भी लग रहा है तो उससे थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर 92 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा, वी हैव नो हाइब्रिडाइजेशन। अब ये थ्योरी है ऐसी, वी हैव नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो बॉन्ड कैसे बन रहा है? तो सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय प्योर p ऑर्बिटल्स, प्योर p ऑर्बिटल्स। तो प्योर p ऑर्बिटल्स से बॉन्ड बनेंगे तो भाई एंगल तो p ऑर्बिटल वाला ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपने बॉन्ड बना भी लिया तो एंगल तो ये रहेगा रिलेटिवली, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल की वजह से हम ये मान रहे हैं कि जो प्योर p ऑर्बिटल है वही बॉन्ड बना रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? राइट। तो p ऑर्बिटल्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, दैट मींस वी हैव प्योर p ऑर्बिटल्स हियर फॉर्मिंग बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इट शुड बी क्लोज टू 109 और एटलीस्ट मोर देन 100। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर एक ट्रेंड आपको याद रखना है, वी हैव अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक, एंटीमनी बिस्मथ। इसमें कोई डाउट है क्या?
If you have any doubt, please ask. नहीं, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली हाई होना चाहिए। वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस मॉलिक्यूल का वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ना, तो बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पर आपके पास क्या है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ नॉर्मल वन डर वाल इंटरेक्शन टाइप का इंटरेक्शन है, ठीक है। तो वन डर वाल इंटरेक्शन डिपेंड करता है साइज पे, एंड साइज इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर मास से आपका ट्रेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, एज मोलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, ठीक है। एज मोलर मास इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे आपको कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, लेट्स ट्राई टू मेक ग्राफ। Let's say this is molar mass and this one is boiling point, ठीक है। NH3 यहाँ पर तो सीधे सीधे ट्रेंड है, मोलर मास इंक्रीज कर रहा है, तो वी हैव PH3, यहाँ से बड़ा आर्सेनिक, देन यू हैव SbH3 एंड देन यू हैव BiH3। अब अगर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इट शुड बी समवेयर हियर, ठीक है, सबसे कम होना चाहिए। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इट विल इंक्रीज अप टू दिस पॉइंट, यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अमोनिया है। सो दिस इज द ट्रेंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में ट्रेंड के नाम पे क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अमोनिया का सबसे कम होना चाहिए था, बट बिकॉज इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट विल स्लाइटली इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको एक बार नोट कर लीजिए।
ये लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो तीनों ग्रुप्स के हाइड्राइड्स का ही देख सकते हैं। नाइट्रोजन ग्रुप में PS3, देन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ही होगा। दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन वाले ग्रुप में H2S सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। और देखिए H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी बेटर होती है, ठीक है, तो H2O यहाँ सबसे ज़्यादा चला जाएगा। अमोनिया सबसे ज़्यादा नहीं है इस ग्रुप में, बट H2O विल बी द हाईएस्ट हियर। सिमिलरली हेलोजेंस में HCl, HBr, HI एंड देन यू हैव HF, ठीक है। HI में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम है, तो इट इज मैक्सिमम। हाइड्राइड्स में डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा, डाइपोल मोमेंट विल डिक्रीज। NH3 में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ये सबसे ज़्यादा है। देन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो इट विल कीप ऑन डिक्रीज। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप के साथ। देन हैलाइड्स भी कंपाउंड बनाते हैं इनके साथ, हेलोजेंस भी, दे आर नोन एज हैलाइड्स। हैलाइड्स में दो टाइप की हैलाइड्स आपको देखने को मिलती है, MX3 एंड MX5, वेयर X इज हेलोजन, ठीक है। अब ये MX5 ऑब्वियसली नाइट्रोजन तो नहीं बना पाएगा, डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, तो नाइट्रोजन के बाद वाले फॉर्म कर पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्राइहैलाइड फर्स्ट। ट्राइहैलाइड्स, ट्राइहैलाइड्स में जो एग्जांपल हमें ध्यान रखना है दैट इज PCl3। PCl3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, काइंड ऑफ लाइक NH3 का जैसा स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, देखिए ज्योमेट्री आती है हाइब्रिडाइजेशन से। सिंस वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वी हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लोन पेयर को अगर हम छुपा लेते हैं, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, तो देन वी गेट शेप। तो शेप यहाँ पे क्या होगी, शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री में लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, शेप में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो शेप विल बी पिरामिडल, पिरामिडल शेप, ठीक है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन की हैलाइड्स NCl3, NBr3 एंड Ni3। नाइट्रोजन के साथ हेलोजन ये कंपाउंड इजीली बन नहीं पाते, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज जो है काफ़ी छोटा है एंड क्लोरीन हैज़ लार्ज साइज, ठीक है, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। सिमिलरली ब्रोमीन और भी बड़ा है, नाइट्रोजन और भी बड़ा है, तो ऐसा मानिए कि आपने तीन जो ब्रोमीन है बहुत ही छोटे स्पेस में उनको रख दिया बॉन्ड बना के,
तो दे विल हैव अ लॉट ऑफ रिपल्शन। इस वजह से नाइट्रोजन के साथ हेलोजन्स इजीली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, तो अनस्टेबल कंपाउंड होंगे यहाँ पे। तो एक्सेप्ट NCl3, NBr3, Ni3 ऑल हैलाइड्स आर स्टेबल। तो NF3 यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू स्मॉल साइज। ऑल हैलाइड्स आर स्टेबल, ठीक है। तो रीजन यहाँ लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन वी हैव स्मॉल साइज नाइट्रोजन एंड लार्ज साइज हैलाइड, सो ड्यू टू दैट हैलाइड हैलाइड जो रिपल्शन होगा हेलोजन हेलोजन में, दैट विल बी वेरी हाई। इसकी वजह से स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो लिख ही लेते हैं इसको। These are unstable due to two reasons: low polarity of NX bond, ठीक है। एंड सेकंड जो अभी हम बात कर रहे थे, ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन साइज, ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेट्स डू a क्वेश्चन। लुईस बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। कंपेयर लुईस बेस कैरेक्टर, लुईस बेस स्ट्रेंथ किसमें? NF3, LCl3, NBr3 एंड Ni3। कौन सबसे अच्छा लुईस बेस होगा? इसमें आंसर बताइए क्या होगा। एक आंसर आया है NF3। NF3 यहाँ पे सबसे बेस्ट लुईस बेस होगा। और कोई आंसर दे सकते हैं? और क्या पॉसिबिलिटी है? किसी और का कोई दूसरा आंसर आ रहा है तो? यहाँ पर कैसे चेक करेंगे लुईस बेस कौन बेटर है? तो लुईस बेस का मतलब समझिए पहले। व्हाट डज लुईस बेस मीन्स? लुईस बेस का मतलब है कि लोन पेयर कौन इजीली दे सकता है, दैट विल बी लुईस बेस, ठीक है। ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट दैट। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे NF3 का, लेट्स मेक द स्ट्रक्चर। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑब्वियसली ज्यादा है, नाइट्रोजन और क्लोरीन की ऑलमोस्ट बराबर सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ माइनस का इफेक्ट जो ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वैसा इफेक्ट लगा रहा है। तो यहाँ पर ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, लेकिन यही Ni3 में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो यहाँ रिवर्स चीज हो रही होगी, नाइट्रोजन यहाँ से विड्रॉ कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ डायपोल मोमेंट की रिएक्शन होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो Ni3 विल बी बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है, सारे फ्लोरीन ने खींच लिए हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी काफी कम होगी। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं होगा, कम होगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ अपन देख रहे हैं। So this was all about trihalides। ठीक है, now let's talk about second type of halides जो हम देख रहे थे, that is pentahalides। Okay, what about back bonding in Ni3? Back bonding in Ni3, okay, एक वैलिड पॉइंट है यहाँ पर कि भाई Ni3 के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास तो ऑब्वियसली नहीं है, बट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, पर दैट बैक बॉन्डिंग विल नॉट बी वेरी एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग। इनफैक्ट इन Ni3 बैक बॉन्डिंग विल बी लीस्ट एफिशिएंट। क्यों? तो बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ही है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे खराब बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी? इन केस ऑफ Ni3, इवन इफ इट्स पॉसिबल इट विल बी वर्स्ट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और आयोडीन का जो साइज का डिफरेंस है इट इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड बनते हैं कैसे बनेंगे, ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन की ऑर्बिटल इतनी सी है, साइज का जो डिफरेंस है इट इज वेरी हाई। लेट मी एक्सप्लेन, कि ये मान लीजिए नाइट्रोजन की ऑर्बिटल का साइज है। ठीक है, तो इफेक्टिव ओवरलैप कराना है हमें, पर इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा क्योंकि आयोडीन की ऑर्बिटल का साइज ये है, दिस इज द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इफेक्टिव ओवरलैप हियर। ठीक है, सिमिलरली यही प्रॉब्लम ब्रोमीन में भी है, क्लोरीन में भी है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम कम होगी वो क्योंकि साइज में डिफरेंस कम है। तो इवन इफ आई कंसीडर बैक बॉन्डिंग, दिस हैज द वर्स्ट टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग इफ एट ऑल इट हैपेंस। ठीक है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग के चांसेस कम ही है, सो दिस इज द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इन प्रोपोर्शन टू दिस, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग के चांसेस बहुत कम है। ये क्लियर है? तो Yes, sir. नो बैक बॉन्डिंग। ड्यू टू लार्ज साइज डिफरेंस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेंटाहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड्स में नाइट्रोजन तो पेंटाहेलाइड बनाएगा नहीं because it does not have any t orbitals, so nitrogen of course do not form pentahalides, octet expansion possible नहीं है due to unavailability of d orbitals। ठीक है, कौन बना पाएंगे? तो PCl5 is a very good example।
PCl5 PCl5 का स्ट्रक्चर देखते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल अगर है तो PCl5 इज trigonal bipyramidal sp3d hybridization. It is trigonal bipyramidal geometry. Geometry as well as shape दोनों एक ही है because there are no lone pairs. यहाँ पे एंगल परफेक्टली 120 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, आपको याद होगा कि जो ये तीन बॉन्ड है, ये एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये अबव द प्लेन बॉन्ड है, बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस में बॉन्ड्स हैं, these two bonds are known as axial bonds। ठीक है, और जो इक्वेटर के अलोंग है, काइंड ऑफ लाइक इक्वेटर के अलोंग है, these three are known as equatorial bonds। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है इट इज 120 एंड एक्सियल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है और इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90। तो ऑब्वियसली एंगल कम है तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपल्शन ज्यादा फील होगा, तो ये थोड़ा सा दूर चले जाएंगे फॉस्फरस से, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो दोनों जगह सेम नहीं होगी। बॉन्ड लेंथ में PCl axial is going to be greater than PCl equatorial due to repulsion, bond pair repulsion। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो बॉन्ड है वो सेम लेंथ के नहीं है, डिफरेंट लेंथ के। ये तो हो गई गैसियस मॉलिक्यूल की बात। ठीक है, PCl5 सॉलिड फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट ही करता। इन सॉलिड फॉर्म PCl5 exists as ionic compound। PCl5 exists as PCl4 plus and PCl6 minus। सिमिलरली अगर PBr ब्रोमीन वाले कंपाउंड की बात करें, इन सॉलिड स्टेट PBr5 exist as and Br minus। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर देखेंगे इनका कैटायन और अनायन का, तो वी हैव टेट्राहेड्रल कैटायन, दिस इज PCl4 plus and PCl6 minus is octahedral, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो दिस इज PCl6 minus octahedral anion। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d and hybridization here is sp3d2। बिस्मथ में अभी हमने देखा था कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल नहीं होती, तो बिस्मथ फॉर्म्स अनस्टेबल पेंटाहाइड्राइड्स। अनस्टेबल पेंटाहाइड्राइड्स क्यों अनस्टेबल बनाएगा पेंटाहाइड्राइड्स, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो बिस्मथ की अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो बिस्मथ
3+ जो है ज्यादा स्टेबल होगा 5+ से। इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी डन, जो हमने पहले करा था, दैट वाज लेड। लेड में भी आपने देखा था +2 ज्यादा स्टेबल होती है +4 से। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट सेम रीजन। इसको एक बार नोट कर लीजिए। PCl फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ओके ओके, PCl फॉर हाइब्रिडाइजेशन हमने गलत लिखा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इट शुड बी sp3। sp3d आपका बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, तो दिस शुड बी sp3। ठीक है।
ये नोट कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेलाइड्स। ठीक है, हेलाइड्स में आपको याद क्या रखना है, नाइट्रोजन वाली हेलाइड्स जो है NF3 के अलावा कोई स्टेबल नहीं है। ऑल अदर हेलाइड्स आर स्टेबल एक्सेप्ट दीज थ्री। दीज इन दिस स्ट्रक्चर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d है। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में लेंथ आपकी सेम नहीं रहेगी यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन वाले ग्रुप में मेनली हमें 3 ऑक्साइड्स देखने को मिलती हैं, X2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, X2O4 that is +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड X2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन में तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं, N2O3 भी बनता है, N2O4 भी है, N2O5 भी है। सिमिलरली phosphorus में we have P2O3, P2O4 and P2O5. Arsenic is also same, As2O5। ठीक है, एंटीमनी एंड बिस्मथ यहाँ पर कोई ऑक्साइड्स नहीं है, दे आर नथिंग हियर। तो ऑल दीज थ्री विल फॉर्म ऑल टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो जनरली पूछी जाती है दैट इज एसिडिक कैरेक्टर। कंपैरिजन कैसे कंपेयर करेंगे? तो एसिडिक कैरेक्टर में आपको देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। एज ऑक्सीडेशन स्टेट of central atom increases, acidic character will increase, acidic nature increases। ठीक है, तो अगर आपको बोले कि आप एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करिए, कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर किसमें? N2O3, N2O4 एंड N2O5। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है? वी हैव +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस सेंट्रल एटम पे एसिडिक नेचर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि आपको डिफरेंट एलिमेंट्स में कंपेयर कराए, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम हो सकता है, सेम हो। ठीक है, तो इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम, if oxidation state is same, then with decrease in electronegativity, with decrease in electronegativity of central atom, सेंट्रल एटम की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो आपका एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। सो लेट्स से इफ यू हैव टू कंपेयर
N2O3, P2O3, arsenic and SbO3 and bismuth। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है कंपेयर एसिडिक नेचर। तो हाउ डू वी डू दैट? ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम ही है, वी हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सब में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो गो विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सबसे कम है, तो एसिडिक नेचर भी कम होगा। इनफैक्ट मेटल ऑक्साइड्स है तो मे बी दे आर बेसिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये लिख लिया क्या सबने?
ये हो गया है क्या, सबने लिख लिया है क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अभी डिटेल में हमें स्ट्रक्चर देखना है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2 एंड देन कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। दैट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। वेंसडे जो कि कल है, आपकी एक डाउट क्लास है, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स, वो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ग्रुप पे भेज सकते हैं, ठीक है। और एक चैप्टर आप प्रिपेयर करके आइएगा, सो वी कैन स्टार्ट रिवीजन ऑल्सो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा कल, ठीक है, कल की क्लास के लिए। थ्योरी पढ़ लेना पूरी। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अगर डाउट्स कम होंगे तो फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास।